नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं और आज का जो मेरा वीडियो का सब्जेक्ट है वो है एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। जो जम्मू कश्मीर में एक काल्पनिक लाइन है वो एलओसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं कृपया हमारे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। तो आज का जो विषय है कि एलओसी क्या है। एलओसी क्या है और एक और इसी प्रकार का लाइन है एलएसी। एलएसी क्या है? माय डियर फ्रेंड, मैं बता देना चाहूंगा एलओसी का जो विवाद है वो पाकिस्तान के साथ है और एलएसी का जो विवाद है वो चाइना के साथ है, चीन के साथ है। आखिर एलओसी और एलएसी की कहानी क्या है, इसको समझना होगा। इस नक्शे को देखें, इस मैप को देखिए, ये भारत का नक्शा है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो दो देशों का जो लाइन होता है उसे हम लोग सीमा रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या बॉर्डर लाइन या बॉर्डर। तो ये देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है। देखिए ये पाकिस्तान और भारत के बीच का बॉर्डर है। सेम ये जो है ये चाइना का बॉर्डर है, यानी इस जगह पर पाक है, यहां चाइना है। माय डियर फ्रेंड, आपको आश्चर्य लगेगा कि इस जगह पर एक लाइन है जिसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल और इधर भी एक लाइन है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। मने आश्चर्य लगेगा दोस्तों आपको सुनकर कि ये जमीन भारत के पास नहीं है, ये पाकिस्तान के पास है, और ये जमीन भी भारत के पास नहीं है, ये चीन के पास है। यानी ये जो जमीन देख रहे हैं आप, सिर्फ यही भारत के पास है। माय डियर फ्रेंड, हम लोग एक और स्लाइड लेते हैं इसको समझने के लिए। अब देखिए ये जम्मू कश्मीर का सिर्फ एक अलग से नक्शा निकाला गया। देखिए बड़ा मने आश्चर्य लगेगा कि देखिए ये इस जगह पर एक काल्पनिक लाइन है और इस जगह पर भी एक लाइन है। माय डियर फ्रेंड, अब देखिए यही है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर जमीन का परसेंटेज की बात करेंगे माय डियर, पाक के पास 36% जमीन है, चीन के पास 19% जमीन है और हमारे इंडिया के पास 45% जमीन है। अब सोच के देखिए, नक्शा में तो हमारे पास है लेकिन वास्तव में वो अभी हमारे पास नहीं है। पाक के पास 36%, चाइना के पास 19% और इंडिया के पास 45%, यानी पूरे 100% जमीन पर भारत के पास सिर्फ 45% भूभाग ही है और बाकी 55% दो देशों के कब्जे में है। आखिर ऐसा हुआ कैसे, ऐसा हुआ क्यों, इसको और एक तरीके से समझेंगे। देखिए अगर नक्शा को समझने में और दिक्कत हो रही थी उधर, तो इधर को देखिए। ये जो ग्रीन वाला पार्ट, जम्मू कश्मीर के जो ग्रीन वाला पार्ट, हरा वाला पार्ट, ये टोटल पाकिस्तान के पास अभी है। ये जो लाल वाली पार्ट है, रेड वाली जो पार्ट है, ये चाइना के पास है। और ये जो आप क्रीम कलर का जो आप एक पार्ट देख पा रहे हैं जो हल्का हल्का पीला है, सिर्फ यही भारत के पास है। तो फिर बात आ रही है कि यदि आप इसको परसेंटेज में समझने की कोशिश करेंगे
परसेंटेज में समझने की कोशिश करेंगे तो इस जगह पर है 36%, इधर है 19% और भारत के पास है माय डियर फ्रेंड ओनली 45%। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं कि आखिर एलओसी और एलएसी बना कैसे। तो माय डियर फ्रेंड, हम सभी को ये जानकारी है कि 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त के दिन आज़ाद हुआ 1947 में। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस समय देश के 3 जो रियासतों का राजा था वो भारत के साथ विलय नहीं चाहता था, वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। वो 3 कौन कौन है? वो 3 है, मैं लिख रहा हूं, वो 3 है। एक है जूनागढ़, दूसरा है हैदराबाद, और तीसरा है माय डियर फ्रेंड जम्मू कश्मीर। यानी ये 3 ऐसे रियासत उस समय थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो भारत के साथ विलय के लिए तैयार नहीं हुए, वो स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। जूनागढ़ के पब्लिक ने, जनता ने विद्रोह कर दिया और जूनागढ़ का जो उस समय राजा था वो वहां से भागकर कराची चले गए। तो जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया, वो पड़ता है आपका गुजरात में। सेना की मदद से हैदराबाद को शामिल किया गया। हैदराबाद के निजाम नहीं चाहते थे, लेकिन हैदराबाद क्या भारत के बीच में टापू की तरह थे, ताकि उसे एक स्वतंत्र देश कैसे बनाया जाता, चारों ओर भारत, बीच में हैदराबाद कैसे राष्ट्र बन सकता था। तो सेना की मदद से उसे भी मिलाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो राजा थे हरि सिंह, उनके दिमाग में था कि मैं भी यूरोप के तर्ज पर एक स्विट्जरलैंड बनाऊंगा, और स्विट्जरलैंड जिस तरह से एक स्वतंत्र देश है, जम्मू कश्मीर भी एक स्वतंत्र देश होगा। माय डियर फ्रेंड, ताज्जुब की बात है कि 15 अगस्त 47 को भारत आजाद होता है और अक्टूबर के शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना उधर वहां के रहने वाले कबीलाइयों को भड़का देता है और जम्मू कश्मीर पर अटैक करवा देता है। अक्टूबर के प्रथम में ही, माने 1947, मतलब मात्र सोचिए सितंबर अक्टूबर 2 महीना बाद ही, आजादी के 2 महीने बाद ही कश्मीर पर तो पाकिस्तान का नजर था ही, कबीलाइयों की मदद से आक्रमण कर देता है जम्मू कश्मीर पर, और सेना का भी बैकअप रहता है, पाकिस्तानी सेना का। उस समय राजा हरि सिंह का जो अपना जो राजकीय सेना था, उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि पूरा जम्मू कश्मीर हाथ से चला जाएगा। उन्होंने दिल्ली में फोन किया कि इस तरह से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, मुझे हेल्प किया जाए। तो दिल्ली से उनको मिला जवाब कि आप जब तक विलय नहीं करते हैं हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो राजा हरि सिंह ने सोचा कि पाकिस्तान में चले जाने से अच्छा है कि भारत के साथ विलय हो जाए, और वो भारत के साथ अक्टूबर में विलय कर देते हैं। अब इसी के साथ भारतीय सेना जम्मू कश्मीर रवाना होती है, और पाकिस्तान के साथ पहली लड़ाई 1947 में ही स्टार्ट हो जाती है। देखिए 47 में आजाद हुआ और अक्टूबर में ही 47 के पहली पाकिस्तान और भारत की लड़ाई शुरू हो जाती है, और भारतीय सेना तेजी से पाकिस्तानी घुसपैठियों और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए जम्मू कश्मीर से वो बाहर करते हैं। लेकिन वहां पर एक जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी की, उस समय की परिस्थितियां क्या रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनसे एक रणनीतिक भूल हुई। वो इस मैटर को, लड़ाई जारी रहते हुए इस मैटर को लेकर चले गए वो संयुक्त राष्ट्र संघ कि देखिए पाकिस्तान ने नाजायज तरीके से, गलत तरीके से अटैक कर दिया जम्मू एंड कश्मीर पर। लेकिन उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि नेहरू जी,
आप क्या कीजिए, अभी रुकिए, सबसे पहले यहां से पाकिस्तानियों को खदेड़ कर बाहर निकालिए, उसके बाद हम लोग इस मैटर को जहां ले जाना ले जाएंगे। उस समय जवाहरलाल ने उनकी बातों को नहीं माना। हो सकता है कि जवाहर आजादी के तुरंत बाद लड़ाई या युद्ध में नहीं जाना चाहते थे, वो शांति का रास्ता तलाशने के लिए वो चले गए संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामला को लेकर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों ने क्या किया, सीज फायर की घोषणा की और कहा लड़ाई बंद कीजिए, जो सेना जहां है वहीं रहिए। माय डियर फ्रेंड, उस समय ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन, इस लाइन के इस पार पाकिस्तानी सेना थे और इधर भारतीय सेना। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आदेश पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आदेश पर इसको लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा घोषित किया गया और कहा गया जब फैसला होगा कि वो एक्चुअल में किसका है तो उन्हें दे दिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, बड़े ताज्जुब की बात है कि जितने भी बड़े देश, ताकतवर देश, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, उन लोगों ने जानबूझकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला। उन्हें मालूम था कि अगर इस समस्या का समाधान निकल जाएगा तो भारत तरक्की कर जाएगा, काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। और वो चीज़ आज़ादी के टाइम से ही आज तक ज्यों का त्यों लटका हुआ है। और इसी दागी का इधर, इसी लाइन का इधर जो हरा वाला पार्ट है, यही है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग POK बोलते हैं। यानी पाक अधिकृत कश्मीर में इतना जमीन भारत का है। तो ये तो हो गया LOC बनने की कहानी। LAC क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर क्या होता था, चीन के साथ हमेशा सीमा विवाद था। चीन ने भी क्या किया, 1962 में भारतीय जमीन पर अटैक कर दिया और चीन के साथ एक युद्ध हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय का युद्ध भारत चीन से हार जाता है और चीन एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेता है, जो अभी अक्साई चीन के नाम से है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये है एक्चुअल है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी ये भूभाग भी भारत के हाथ से माय डियर चला गया। बाद में पाकिस्तान और चीन की ऐसी दोस्ती बनी कि एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र, ये सक्सम वैली के नाम से प्रसिद्ध था, ये वाला पार्ट को पाकिस्तान क्या किया, चीन को गिफ्ट कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक पार्ट था, इसको चीन को गिफ्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड, तो ये है एक्चुअल में LOC और LAC की कहानी, जिससे आज भारत के नक्शा में इस चीज को दिखाते तो हम जरूर है कि हमारा नक्शा ऐसा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इतना बड़ा नक्शा में, इतना सुंदर कश्मीर में हमारे पास मात्र 45% जमीन है। तो ये था LOC का विवाद और LAC का विवाद, जो उस समय किसी न किसी कारण से, चाहे वो रणनीतिक भूल बोले या समय की मांग बोले, हुआ है। यही वजह है कि कभी कभी भारत से ये मांग उठता है कि पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल कर लिया जाए भारत में। तो देखा जाए सरकार, आने वाले जितनी भी सरकार हैं वो क्या इस पर करती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कश्मीर और लद्दाख ये जितना सुंदर है, उतना ही सुंदर आपका POK भी है। माय डियर फ्रेंड, POK का कुछ चित्र आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। ये देखिए, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का चित्र है। क्या खूबसूरत गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो कभी भारत हुआ करता था लेकिन अभी पाक के कब्जे में है। माय डियर, ये देखिए, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। ये एक और चित्र देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान का। तो माय डियर फ्रेंड, जो आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उससे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें। और जो व्यक्ति, जो बच्चे बड़े होंगे कल, देश को संभालेंगे, उनसे भी मैं कहूँगा
कि आप जब बड़े होंगे, सेना में जाएंगे, सरकारों में जाएंगे, तो आप कम से कम कोशिश कीजिएगा कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान या चीन के पास जो जमीन है, अक्साई चीन, वो भारत के हिस्से में आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।